हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज। सो अवर चैप्टर नंबर 8 इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और लास्ट सीरीज में हमने कवर किए थे इसके कुछ एमसीक्यूज। इसमें हमने कुछ नॉर्मल सी अंडरस्टैंडिंग बनाई थी इस चैप्टर को लेके कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। इस चैप्टर में हम एरिया निकाल रहे हैं बिटवीन द कर्व्स एंड दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अवर इंटीग्रेशन। तो इसमें हम कुछ और बेसिक चीज़ों को समझते हैं और फिर एट लास्ट हम लॉन्ग आंसर में इसके कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे और एरिया निकाल के देखेंगे कर्व्स का कैसे आ रहा है। सो नाउ फॉर नाउ लेट्स डील विद अवर शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज what is the formula to find the area under the curve y is equal to fx between x is equal to a and x is equal to b। तो क्या होता है, फॉर्मूला हमको पता है कि एरिया बिटवीन द टू कर्व्स निकलता है किससे है, हमारा इंटीग्रेशन से निकलता है। तो हम कैसे अच्छे से ऐसे डिफाइन कर देंगे, द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 4x फ्रॉम a टू b इज गिवन बाय एरिया इज इक्वल टू दिस वन। और यही तो हम कर रहे थे एमसीक्यू राउंड सीरीज में भी और आगे भी हम यही करेंगे एरिया निकालने के लिए कर्व्स के बीच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब ये वाला प्रॉब्लम आपको पिछले चैप्टर में भी आया हुआ था, शॉर्ट आंसर इधर भी आया हुआ है। अब इधर आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि हमारा यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का कोई रोल नहीं है एप्लीकेशन में। सारा का सारा जो रोल है वो इनडेफिनेट का कोई रोल नहीं है, डेफिनेट का है। क्यों? क्योंकि हमको स्पेसिफाइड लिमिट्स पता होनी चाहिए तभी हम एरिया निकाल सकते हैं बिटवीन द कर्व्स। अगर हमको दो लिमिट्स नहीं पता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हम एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते, फिर वो आर्बिटरी हम कुछ भी वैल्यूज निकाल रहे हैं। लेकिन अगर हमको सर्टेन लिमिट्स पता है कर्व की कि हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट का एरिया निकालना है, तो उस केस में ही हम एरिया को डिफाइन कर सकते हैं और वो लॉजिकली भी हमारे लिए बेटर है। साउंड भी वही चीज साउंड बेटर कर रहा है कि अगर पॉइंट्स हमको पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, नहीं तो रैंडम कुछ भी वैल्यू निकालने का कोई सेंस नहीं निकल। इसलिए फिर से ये चीज को वापस से हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल में डिफरेंस क्या होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स नेट एरिया अंडर द कर्व बिटवीन स्पेसिफिक लिमिट्स x is equal to a and x is equal to b। इट इज डिनोटेड एज दिस वन। तो यही चीज हम करते हैं। और क्यों हम डेफिनेट इंटीग्रल के साथ डील करते हैं? क्योंकि हमको नेट एरिया निकालना होता है बिटवीन द कर्व्स। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल जो हम इंटीग्रेशन वाले के 80% प्रॉब्लम्स इनडेफिनेट के होते थे जो हम करके आए हैं, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, फैमिली ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब आप एक ज्योमेट्री जब अपन पढ़ते हैं 9th and 11th में, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स होती है, तो वैसे ये फैमिली ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब इंटीग्रेशन में कोई भी फंक्शंस आपके हो सकते हैं, इनवर्स फंक्शन हो सकते हैं, लॉगरिथमिक हो सकते हैं, अलजेब्रिक हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है विद द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसलिए हम एक प्लस सी लगाते हैं इसमें, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता कि कहाँ पे ये स्टार्टिंग हो रही है और कहाँ पे इसका एंड होगा। सो इट इज डिनोटेड एज fx dx इज इक्वल टू fx प्लस सी। तो इस तरीके से हम डील करते हैं विद अवर इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अपना जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, हमारा सारा ये डेफिनेट इंटीग्रल से होगा। इसलिए जब हम इंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इनडेफिनेट के सॉल्व करते हैं, ताकि हम जब इसका एप्लीकेशन करें तो नॉर्मल सी इजी फंक्शन होते हैं उसको हम फटाफट से इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर सकें। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द टू कर्व्स y is equal to fx and y is equal to gx। अब इन दोनों के बीच का कैसे निकालोगे, एमसीक्यू में भी आया था। अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं तो उन दोनों के बीच का अगर आपको एरिया निकालना है तो इट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू फंक्शन। तो अगर आपको निकालना है तो एरिया निकल के आता है b बाई a। और हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी हम डिफरेंस की बात करें तो हम मॉड लगा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एरिया की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में रिपोर्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर चलते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हमको मॉड हमेशा लगा के ही चलना है। मॉड लगा रहेगा तभी हमको वैल्यूज सही आएंगी। सो वी हैव टू ऑलवेज इंक्लूड मॉडुलस whenever we are solving the problems of definite और indefinite integrals। तो हमेशा हम मॉड लगा के चलेंगे। सो द एरिया इनक्लोज बिटवीन द टू कर्व्स कैसे आएगा, एरिया इज इक्वल टू a से b इंटीग्रेशन f of x minus g of x dx, where a and b are the 2 points of intersection of two curves। Now the next question is what is the area of a circle
विथ रेडियस आर यूजिंग इंटीग्रेशन। तो ये मैंने आपको एमसीक्यू में भी समझाया था कि हम कैसे इक्वेशन ऑफ द सर्कल को देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये वाले आपका जो सर्कल है वो कहाँ है, ओरिजिन में, इसलिए ए और बी की वैल्यू 0 है। और एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकल के आता है, ये वाले फॉर्मूले से कि आर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू को निकाला और फिर डीएक्स तक स्ट्रिप बना के सॉल्व करके पाई आर स्क्वायर निकल के आता है। कैसे आता है ये हम एक बार और देखेंगे जब हम लॉन्ग आंसर टाइप सीरीज क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपली मैं अभी शॉर्ट के लिए आपको बता देता हूँ कि ये अगर अपना सर्कल है तो हमने अगर ऐसे स्ट्रिप मान के चली तो ये वाली स्ट्रिप को हमको 0 से r तक सॉल्व करना होता है, 0 से r तक। और क्या कर रहे हैं, हम एक क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो हम इंटू 4 कर देते हैं चारों क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। और dx की लिमिट लगा दी हमने कहाँ से, 0 से लेके r तक, क्योंकि हमने y की स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ घुमाना है 0 से r तक, क्योंकि ये वैल्यू मेरी 0 है और ये r तक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ एन एलिप्स। तो मैंने आपको बताया था कि वी विल डील विथ आइदर सर्कल और एलिप्स इन दिस चैप्टर। तो एक हमको इक्वेशन ऑफ सर्कल याद होनी चाहिए और दूसरी हमारी एलिप्स की याद होनी चाहिए। तो एलिप्स की इस तरीके से कुछ इक्वेशन निकल कर आती है। तो इसका एरिया कैसे गिवन होता है, इसका एरिया गिवन होता है बाय पाई इंटू ए बी, ठीक है। वेर ए एंड बी मैंने आपको बताया था सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सेस क्या होती है, एमसीक्यू राउंड सीरीज ऑल्सो। Now the next question, what is the total area under y is equal to sin x from x is equal to 0 to x is equal to pi। तो देखो जहां भी आपको एरिया दिखेगा इसका मतलब क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, पाई से 0 तक। अब sin x का हमको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, 0 से पाई अब हमको कैलकुलेट करना है। तो माइनस ऑफ कॉस पाई आप करोगे क्या निकल के आ जाएगा, माइनस ऑफ -1, ये -1 प्लस हो गया सब आके 2 आ जाएगा आंसर। ये थर्ड टाइम आई थिंक ये प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। अब ई एक्स का पूछ लिया तो क्या है, फिर से एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन 1 से 0 सॉल्व करोगे e-1, अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम एमसीक्यू। फाइंड द एरिया फाउंडेड बाय पैराबोला एक्स एक्सिस एंड लाइन। अब देखो सब आपको दे दिया, पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले एक्सिस को टच वो नहीं करेगा, और एक्स एक्सिस तो ये रहा एक्स एक्सिस, लाइन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो ये वाला आपको एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, इसकी dx वाली स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 1 होगी। फंक्शन अब आपको निकालना पड़ेगा, तो फंक्शन मेरा ऑलरेडी एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ 1 से 0, लिमिट डालोगे आंसर विल बी 1/3। तो इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना है, आपको इक्वेशन के थ्रू जो भी आपको गिवन होगी ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर उसको इक्वेशन के फॉर्मेट में डिकम्पोज करना है। जैसे ही आप डिकम्पोज करके इक्वेशन फॉर्मेट में सही लिख लोगे तो फिर आपका प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कैलकुलेट द इंटीग्रल। अभी ये ऐसे लिख दे या फिर बोल दे फाइंड एरिया गिवन बाय दिस क्वेश्चन और गिवन बाय दिस इंटीग्रेशन, तो भी एक ही बात है। तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन ही लगाना है। इंटीग्रेशन लगाएंगे साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स हमको पता है इसमें नेगेटिव नहीं आता, और π/2 से 0, तो साइन π/2 1 माइनस 0 दैट इज अगेन 1। नाउ हाउ डू यू कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू मॉड x एंड द x एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू -a टू x इज इक्वल टू a। तो अगर मॉड x का हमसे पूछा है तो मॉड x का मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये देखो मॉड x का कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव x को ले गई वैल्यू, मतलब नेगेटिव y को वैल्यू ले गई। आप माइनस में भी x डालोगे तो भी पॉजिटिव y आएगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा मेरा, ठीक है। अब ये मॉड x का मेरा ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। और फ्रॉम x इज इक्वल टू -a, तो मान लो सपोज -a यहाँ होगा और x इज इक्वल टू +a, तो सपोज a यहाँ होगा। तो इन दो का एरिया आपसे पूछ रहा है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंटीग्रेशन की कि अगर x की हमको वैल्यू निकालनी फ्रॉम -a टू a, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a कर सकते हैं। अगर फंक्शन हमारा ऑड या इवन हो तो वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली कि 0 से a निकाल के ट्वाइस कर दो, क्योंकि एरिया तो दोनों सेम है। देखो सिमेट्री बन रही, सेम ग्राफ है, बस क्या है साइन का अंतर है, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a कर लेंगे, यानी कि ये 0 से a तक का एरिया निकाल के इंटू 2 कर दिया, तो x आ जाएगा सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स ही हमारा। अगर इस मॉड को मैं पॉजिटिव वे में खोलूं तो x ही निकल के आएगा, तो x यहाँ पुट कर दिया 0 से a dx।
अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को आप a से 0 वेरी कराओ, तो a से 0 वेरी कराओगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर ही आ जाएगा, 0 रखोगे तो वापस से 0। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एरिया अंडर द कर्व। नाउ दिस लीड्स अस टू एंड ऑफ अवर शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज फॉर चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट हम 4 अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, वो 4 के बियॉन्ड तो कोई क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं होगा। तो आपको अब 4 अच्छे से उस क्वेश्चन को देखना है, और इनमें अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।